देखो एक क्वेश्चन है, इस पे एक कंटेनर हमने लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये सपोज कॉपर कंटेनर है एंड मास ऑफ दिस कॉपर कंटेनर इज 50 ग्राम एंड इस पे 20 डिग्री सेल्सियस दिस इज इनिशियल टेम्परेचर, इसके अंदर हमने पानी भर दिया और एक इलेक्ट्रिक हीटर यहाँ पे हमने यूज किया पानी को गर्म करने के लिए, ठीक है। एंड जो पावर है इसका, पावर इज सपोज 200 वाट इसका पावर है, और जो पानी हम ले रहे हैं यहाँ पे इट इज ऑफ 100 ग्राम, समझ गए। देन कॉइल के, सर आप क्वेश्चन और एक बार रिपीट कीजिए। हाँ रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए कॉपर कंटेनर है, ये कॉपर का बर्तन है, उस पे हमने एक हीटर कॉइल लगा दिया जिसका पावर 200 वाट है, 20 डिग्री सेल्सियस अभी पानी का टेम्परेचर है, T इक्वल्स टू 0 पे, है ना। तो फाइंड टाइम टेकन टू raise the temperature of water from 20 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, है ना। अब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कंटेनर, ये जो कॉपर कंटेनर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है ये चाहिए हमें, बिना उसके हम नहीं कर पाएंगे। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस कॉपर कंटेनर इज 0.3 कैलोरी, 0.3। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कॉपर के लिए, मैंने मन से ले लिया, यहाँ पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा बट मैंने एक रैंडम वैल्यू ले लिया यहाँ पे क्वेश्चन को समझने के लिए। अब देखो इसमें जो कॉइल है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पानी गर्म होगा या कॉपर कंटेनर गर्म होगा, ये कॉइल भी गर्म होगी। तो यहाँ पे या तो क्वेश्चन में ऐसा दिया रह सकता है कि नेग्लेक्ट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कॉइल, या फिर उसकी हीट कैपेसिटी जितना पानी के अंदर डूबा हुआ है वो वाला पोर्शन भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। तो यहाँ पे एक और डेटा गिवन हो सकता है, हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कॉइल इनसाइड द लिक्विड, ये भी गिवन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ दिस कॉइल, यहाँ पे इतना जो पोर्शन है कॉइल का जो पानी के अंदर डूबा हुआ है वो पोर्शन भी दे सकता है। नाउ हीट कैपेसिटी ऑफ coil will be, heat capacity of coil is 5 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हीट कैपेसिटी है एक टन। हीट कैपेसिटी क्या होती है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोगों को पहले, उसके बाद अपन कैलकुलेशन करेंगे। नाउ हीट कैपेसिटी एक टर्म है, हीट कैपेसिटी इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट, तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके प्रोडक्ट को हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो हीट कैपेसिटी की जो यूनिट आएगी वो रहेगी कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, पर ग्राम में नहीं। हीट कैपेसिटी मास पे भी डिपेंड करेगी सब्सटेंस के और उसकी स्पेसिफिक हीट पे भी, है ना। तो ये एक टर्म है हीट कैपेसिटी, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉइल की हीट कैपेसिटी लिया। तो जब आप पानी को गर्म करोगे तो ऐसा नहीं कि पानी को अपन हवा में गर्म कर सकते हैं, है ना, पानी को किसी ना किसी कंटेनर के अंदर रख के गर्म करना पड़ेगा। तो अगर अभी पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो इस कॉपर कंटेनर का टेम्परेचर कितना रहेगा, अभी इस कॉपर कंटेनर का टेम्परेचर कितना रहेगा, हेलो बताओ जल्दी से। 20 डिग्री। 20, हाँ
भाई आप जिस बर्तन में पानी रखोगे, पानी का जो टेम्परेचर होगा वही उस बर्तन का टेम्परेचर होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग टेम्परेचर आएगा। और अब अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कॉपर कंटेनर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। कम बढ़ेगा कि ज्यादा बढ़ेगा? कि उतना ही रहेगा, पानी के बराबर ही चलेगा? बढ़ेगा। हाँ, मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिए और 80 डिग्री तक लेके आ गए, तो कॉपर कंटेनर का टेम्परेचर कितना रहेगा? 80 से कम कि 80 से ज्यादा? ज्यादा रहेगा सर। ज्यादा रहेगा। और उससे ज्यादा रहेगा सर। और अगर ज्यादा है तो फिर तो ये और बढ़ता जाएगा। एक्चुअल में थर्मल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि हम यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें, ध्यान रखना, जब किसी कंटेनर में आपने पानी को रखे, किसी लिक्विड को रखे मान लो, तो उस कंटेनर का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर सेम ही लेना, आपको अलग अलग नहीं लेना। वैसे अलग नहीं होते, थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों के टेम्परेचर सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपर कंटेनर का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और पानी का कम रहेगा, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन का अंतर आएगा। फ्रैक्शन का अंतर मतलब कैसा है कि वाटर कंटेनर का टेम्परेचर मान लो 81 है तो वाटर का या फिर वाटर का टेम्परेचर 80 है तो कॉपर कंटेनर का 80.002 ऐसा कुछ रहेगा, जिससे हीट जो ट्रांसफर हो रही थी उसके कारण। या कॉइल का टेम्परेचर लिटिल बिट आप ज्यादा मान सकते हो, बट कॉपर कंटेनर का नहीं, क्योंकि कॉपर कंटेनर के अंदर पानी रखा है और आप बर्नर से नहीं इसको गर्म कर रहे हैं, आप इसको किससे गर्म कर रहे हैं? हीटर कॉइल से गर्म कर रहे हैं। बर्नर से अगर अपन गर्म करते तो कॉपर का टेम्परेचर लिटिल बिट ज्यादा रहता और फिर उसकी हीट आपके पानी के अंदर ट्रांसफर होती। ठीक है, हेलो हेलो, बोलो कुछ। यस सर। समझ गए क्या बोला हूं मैंने? हाँ सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए आपको टेम्परेचर सेम ही लेना, पानी का भी उतना ही लेना, कॉपर कंटेनर का भी उतना ही लेना है, और जो कॉइल आप यूज कर रहे हो है ना, हीटर कॉइल, उसका टेम्परेचर भी आपको उतना ही लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो टेम्परेचर आपको सेम लेना है सभी का, तीनों का। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड में देखो तीन चीजें गर्म हो रही हैं यहाँ पे साथ में। कौन कौन सा? एक तो पानी भी गर्म हो रहा है, कॉपर कंटेनर भी गर्म हो रहा है, और ये जो कॉइल है ये भी गर्म हो रही। तो तीन चीजें यहाँ पे गर्म हो रही, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है आपकी वो तीनों के लिए यूज हो रही है यहाँ पे। सो हीट फॉर वाटर, हीट फॉर कॉपर प्लस हीट फॉर कॉइल, तीनों गर्म हो रहे हैं और तीनों का टेम्परेचर एक जैसा बढ़ रहा है। तो इट इज मास of water, specific heat of water into delta T, mass of copper, specific heat of copper into delta T plus mass of coil, specific heat of coil into delta T। तीनों में मैंने डेल्टा टी लिखा है, समझ गए कि नहीं? हेलो, तीनों में मैंने डेल्टा टी टर्म लिखा, समझ गए? सेम। तो जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो कंटेनर के लिए भी उतना ही है, वाटर के लिए भी उतना ही है, कॉइल के लिए भी उतना ही है। मतलब टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से बढ़ के 80 डिग्री तक जा रहा है तो वो कॉपर कंटेनर का भी उतना ही जा रहा है, कॉइल का भी उतना ही हो रहा है, वाटर का भी उतना ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर में चेंज है वो एक जैसा है, एंड इट इज मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ कॉपर कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, mass of coil, specific heat of coil into delta T। अभी वैल्यू पुट कर दो। अमाउंट ऑफ वाटर इज 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट इसकी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो मैं डायरेक्ट 1 का मल्टीप्लाई कर दूं। मास ऑफ कॉपर इज 50, स्पेसिफिक हीट इज 0.3 एंड मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉइल, जिसको आप हीट कैपेसिटी बोलते हो, ये 5 दिया हुआ है तो इसको एज सच आप 5 यूज कर लोगे। इनटू डेल्टा टी इट इज 80 माइनस 20, एंड जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो किसमें रहेगा? कैलोरी में रहेगा आपका आंसर, क्योंकि डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस टर्म कट जाएगा और ग्राम से वो ग्राम वाले टर्म आपके कटते जाएंगे वहां पे।
ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका किसमें बचेगा, यहाँ पे कैलोरी में आपका फाइनल आंसर बचेगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर अपन, सो दिस कम्स आउट टू बी 100 प्लस 15 प्लस 5 इंटू यहाँ पे कितना आ गया 60 एंड इन कैलोरी, तो ये ओवरऑल हो गया इट इज 120 इंटू 60 कैलोरी। और इसको जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि पावर आपका वाट में दिया है, वाट मतलब जूल पर सेकंड है ना, पावर वाट में दिया है तो जूल पर सेकंड आएगा ये, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको फिर कैलोरी में। तो कैलोरी में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो और कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 120 इंटू 60 इंटू 4.2 जूल। ठीक है, तो कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड देन अब टाइम का कैलकुलेशन, तो सिंस पावर P is equals to delta Q upon time, amount of heat supplied divided by time, this is equals to power, so time will be given by delta Q upon power and it is 120 into 60 into 4.2 joule divided by power is 200 watt, तो 200 watt मतलब 200 जूल पर सेकेंड। एंड अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो चला गया एंड 2 से ये 3 टाइम्स और कट जाएगा एंड द आंसर विल बी 12 इंटू 3 इंटू 4.2 सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड में। और अगर इसको और मिनट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे और एक बार और किससे डिवाइड कर दोगे आप, 60 से और डिवाइड कर दोगे तो ये किस में आ जाएगा, आंसर आपका मिनट में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए कैलकुलेशन, कोई डाउट यहाँ पे कैलकुलेशन पे? हेलो, हाँ बोलो। हीट कैपेसिटी ऑफ कॉइल 50 है ना कि 5 है ना? कितना लिखा हूं मैंने, 5 लिखा ना बेटा वहां पे। तो एक बार बताइए ना आप तो कैसे? हीट कैपेसिटी ऑफ कॉइल इज 5, क्वेश्चन में गिवन है ना, वो तो अपन ने लिख दी है ना, गिवन है हीट कैपेसिटी ऑफ कॉइल। हीट कैपेसिटी क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट, उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो जैसे कॉइल का मटेरियल क्या है ये सब हमें नहीं पता, तो उसकी जगह हम अपन ने एक और टर्म यूज कर दिया, डायरेक्ट हीट कैपेसिटी उसका। तो मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट ऐसा ले लिए। अभी जैसे वाटर या फिर यहाँ पे आपका जो कंटेनर, उसकी भी आप हीट कैपेसिटी अगर लिख देते तो मास में आपको स्पेसिफिक हीट का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, वो टोटल प्रोडक्ट का टर्म हो जाता फिर वो। ठीक है, समझ गए अभी? हाँ सर। हाँ, कॉइल का मास नहीं दिया, कॉइल का स्पेसिफिक हीट नहीं दी है, उसकी हीट कैपेसिटी दी है। हीट कैपेसिटी मतलब मास इनटू स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट है। तो स्पेसिफिक हीट इज डिफरेंट, हीट कैपेसिटी इज डिफरेंट। हीट कैपेसिटी को थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं ना, तो थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी का मतलब मास और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट है ये। ठीक है, समझ गए अभी? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, और कोई डाउट है तो पूछो अभी इस पे। समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? यस सर। हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी ऑफ कॉइल नहीं देता तो फिर क्या करते, आप नेग्लेक्ट कर देते उसको, या क्वेश्चन में गिवन रहता कि नेग्लेक्ट द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉइल, तो ऐसा भी दे सकता क्वेश्चन में, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में उसको नेग्लेक्ट करने के लिए भी बोल देता, अगर नेग्लेक्ट करने के लिए रहता तो हम वो वाले टर्म को यूज नहीं करते यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है वो पानी को गर्म करने के लिए भी खर्च हो रही है, कॉपर कंटेनर जिसमें पानी रखा हुआ उसको भी गर्म करने के लिए खर्च हो रही है, और कॉइल को भी गर्म करने के लिए खर्च हो रही है ना यहाँ पे। बाकी जो अदर लॉसेस है हम उसको नेग्लेक्ट कर दे रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, और भी लॉसेस होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के, बट हमने यहाँ पे एक टाइम का एक कैलकुलेशन कर लिए, एक लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन अपन ने कर लिया इतना। ठीक है, बाकी के लॉसेस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? सर इंडक्शन पे वेसल गर्म क्यों नहीं होता? कैसा? इंडक्शन पे हाँ हाँ हाँ, क्या चीज गर्म नहीं होता इंडक्शन पे? वेसल बर्तन। नहीं, उसके अलग बर्तन होते हैं ना, इंडक्शन के बर्तन अलग होते हैं और उसमें थोड़ा अलग प्रिंसिपल यूज होता है।
ठीक है, हेलो। यस सर। उसमें इंडक्शन में एक्चुअल में कॉइल नहीं होती, वहां पे थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, और वो थर्मल रेडिएशन सिर्फ जो लिक्विड रहता है उसको गर्म करती है वहां पे। मतलब वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से रिलेटेड है, मतलब मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो वाला पोर्शन स्पेक्ट्रम का, उस स्पेक्ट्रम की एनर्जी वो रिलीज करता है वहां पे। इसलिए उसमें कुछ बर्तन गर्म नहीं होते जो खासकर इंडक्शन पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। आप नॉर्मल वाले रखोगे तो वो भी गर्म होंगे, ऐसा नहीं है उसमें, है ना। हेलो। यस सर। ओके। तो वो एक्चुअल में स्पेक्ट्रम के बेसिस पे है कि जो इंडक्शन बना है वो सिर्फ उसके लिए बना है कि भाई जो लिक्विड है उसको बस क्या करे, गर्म करे, है ना। तो ये कंडक्शन हो रहा है वहां पे। एक्चुअल में हीट ट्रांसफर के अलग अलग मोड होते हैं, अलग अलग मोड, मतलब एक होता कंडक्शन, एक होता कन्वेक्शन, एक होता रेडिएशन। तो वो रेडिएशन के थ्रू लिक्विड को गर्म करता जनरली वहां पे। उसकी जो एनर्जी है वो लिक्विड में रेडिएशन के थ्रू जाती है, कंडक्शन के थ्रू नहीं जाती। अगर कंडक्शन के थ्रू जाती तो फिर जो माध्यम है, जो मोड है हीट ट्रांसफर का, भाई जिस बर्तन में आप गर्म रख के गर्म कर रहे हो तो वो भी गर्म होना ही पड़ेगा, तब तो हीट आगे जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी ना यहाँ पे। ठीक है, ओके, अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का। सर आपको चैट बॉक्स में डाला है। अकॉर्डिंग टू ये सर डेल्टा क्यू को हीट कैपेसिटी के टर्म पर भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, डेल्टा क्यू को हीट कैपेसिटी के टर्म पे भी लिख लेंगे ना अपन। आप मास इनटू स्पेसिफिक हीट को हटा के वहां पे हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए? ओके सर। ओके, अगले पेज पे जाते हैं अपन। अभी पेज नंबर 2 पे स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का? स्क्रीनशॉट हो गया ना? डन। Now this is page number 2। अब हम आ रहे हैं amount of heat required to convert the state of substance, है ना, at constant temperature। So now it is amount of heat required to change the state of substance at constant temperature, at constant temperature। ठीक है, so now next heading is amount of heat required to change the state of substance at constant temperature। ठीक है, तो इसको कैसे समझें? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट कन्वर्जन। स्टेट कन्वर्जन का मतलब ये हो गया, यहाँ पे मैं इसको एग्जांपल से ले रहा हूं। जैसे मान लो यहाँ पे आइस है ना, नाउ इट इज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इस आइस से आपने कन्वर्ट किए इसको वाटर में, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट किए। तो वैसे तो हो नहीं जाएगा, ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको हीट देनी पड़ेगी, है ना, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइस से अगर आप वाटर में जा रहे हो तो आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर वाटर से आइस पे जा रहे हो तो फिर उतनी अमाउंट की हीट क्या करनी पड़ेगी, बाहर निकालनी पड़ेगी। देखो ये अप एरो, मतलब अपन ने यहाँ पे हीट दिए तो ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ, ये सॉलिड स्टेट है, और ये लिक्विड स्टेट पे आ गए। टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होता है एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और मैंने
तो लोगों को ट्रिपल पॉइंट के बारे में बताया था, बट वो स्पेशल कंडीशन है वहां पे, है ना। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर की दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड भी और सॉलिड भी, मतलब आइस भी और वाटर भी, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और तीनों स्टेट एक ही जगह पे आनी चाहिए। तो वो एक स्पेशल कंडीशन है जिसको अपन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर वाटर से आइस में आना है उल्टा, तो अगर वाटर से आइस में आना है तो फिर आपको इतनी ही हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। तो जितना यहां से यहां तक जाने के लिए चाहिए उतना यहां से यहां तक आने के लिए भी चाहिए, निकालना पड़ेगा उतनी हीट। इसलिए मैंने ये इस तरह से एरो लिया यहाँ पे। आपको आइस से वाटर में जाना उतनी हीट देनी पड़ेगी, वाटर से आपको आइस में आना उतनी हीट बाहर निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। एंड मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम। यहाँ पे आप पॉजिटिव बोल सकते हो, इसको आप नेगेटिव बोल सकते हो, बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम अगर मास हम सेम ले रहे हैं यहाँ पे तो, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज जो मास है वो m मास है, इसका मास इज सेम, उतने ही अमाउंट को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो हीट है किसके फॉर्म पे यूज आ रही है, देखो टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा है यहाँ पे, कि बदल रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा है ना, समझ गए कि नहीं। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है। तो फिर आप हीट दे रहे तो आपको पता नहीं चलेगी क्या दे रहे कि नहीं दे रहे अपन हीट, बट हीट लग रही है यहाँ पे। तो वो हीट किसके लिए काम में आ रही है, तो यहाँ जो हीट दे रहे हैं अपन, या जो हीट बाहर निकलेगी, दिस हीट is used to rearrange the molecule, rearrange the molecules को रीअरेंज करने के लिए ये यूज हो रही है। आइस का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग होता है ना। आइस का अलग होता है, वाटर का अलग होता है। वाटर में थोड़े पास पास में H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइस में थोड़े दूर होते हैं, आइस की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। और फिर 0 से 100 तक वाटर की डेंसिटी और बदलती है, वो तो अलग बात हो गई। बट आइस की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। आइस जब बनता है तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर चले जाते हैं उसके, और वाटर में थोड़े पास में रहते हैं। तो जो हीट दे रहे हो, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, तो आपको दिख नहीं रही कि आप हीट दे रहे हो, बट है हीट आप दे रहे हो यहाँ पे, है ना। और वो हीट किसके फॉर्म पे यूज हो रही है, वहां पे उनके मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करने के लिए यूज हो रही है या खर्च हो रही है, ठीक है। एंड आप ये बोल सकते हो कि इससे इसकी जो इंटरनल एनर्जी वो चेंज हो रही है। हाँ, टेम्परेचर जब आप चेंज कर रहे हो वाटर का, तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही, बदल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी बदल रही, लेकिन वो कौन सी वाली बदल रही, इंटर मॉलिक्यूल्स को अरेंज करने वाली जो इंटरनल एनर्जी है वो बदल रही है, ठीक है। रैंडमनेस आ रही है, थोड़ी आ रही है, बट ज्यादा जो पार्ट है वो किसमें खर्च हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करने के लिए खर्च हो रहा है। तो आप सीधा सीधा इतना याद रखो कि जो हम हीट दे रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स को अरेंज करने के लिए खर्च हो रही है यहाँ पे, है ना, बेसिकली। एंड अब जो अमाउंट ऑफ हीट है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी, इसके लिए कुछ अपन थोड़े से ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि भाई जो अमाउंट ऑफ हीट है, मैं यहाँ पे 2-3 टर्म्स ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 5 ग्राम आइस लिया एंड नाउ इट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको पूरा हमने वाटर में कन्वर्ट कर दिए 0 डिग्री सेल्सियस के। तो जो हीट हम यहाँ पे दे रहे हैं, इट इज सपोज डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एक्स। अगर मैं इसका अमाउंट डबल कर दूं, 5 ग्राम की जगह पे 10 ग्राम कर दूं, क्या अभी भी उतनी ही हीट लगेगी या ज्यादा लगेगी? अभी उतनी हीट लगेगी कि ज्यादा लगेगी, थोड़ा सोचो। ज्यादा लगेगी, आइस कम था, कम हीट लग रही थी, ज्यादा आइस लिया आपने, ज्यादा हीट लगेगी यहाँ पे, है ना। सो इट विल टेक मोर अमाउंट ऑफ हीट, ये ग्रेटर देन हो जाएगा एक्स से। और अगर मैं यहाँ पे कोई और मटेरियल ले लूं, ठीक है, हम इसकी स्टेट को कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे आयरन ले लिया अपन ने, इट इज 5 ग्राम आयरन,
एंड नाउ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, और 0 डिग्री का इसका ये सॉलिड स्टेट है इसकी, और इसको आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो उतनी टेम्परेचर के लिए, है ना। तो अभी भी उतनी हीट लगेगी कि अलग आएगी हीट यहाँ पे? अलग आएगी सर। अलग आएगी, डेफिनेटली अलग आएगी, है ना। तो मास उतना ही था, बट अब अमाउंट ऑफ हीट मे बी इक्वल टू एक्स, मे बी लेस देन एक्स और मे बी ग्रेटर देन एक्स, बट हमारा कॉमन एक्सपीरियंस ये कहता है यहाँ पे कि ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा लगेगी आयरन को पिघलाने के लिए, है ना। सो इट मे बी इक्वल टू एक्स और लेस देन एक्स और ग्रेटर देन एक्स। अब हम यहाँ पे थोड़ा प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, आयरन लिख दिया था तो हमने प्रेडिक्ट कर लिए, आयरन की जगह कुछ और ले लेते अपन, तो कुछ और कहानी आ जाती। चलो आयरन की जगह पे आइसक्रीम ले लें अपन, आइसक्रीम, है ना। तो ये ज्यादा बढ़िया है, सॉलिड से आप यहाँ तक लेके आ गए। तो इट मे बी इक्वल टू एक्स, इट मे बी लेस देन एक्स और इट मे बी ग्रेटर देन एक्स। तो एक देखो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट है, एक तो मास पे डिपेंडेंसी आ रही है, और दूसरा अगर आप मटेरियल बदल रहे हो तो उस पे भी एक डिपेंडेंसी है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे लग रही है, तो इन ऑब्जर्वेशन से अगर हम ये देखें यहाँ पे, ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया आपका, दिस इज ऑब्जर्वेशन 1, दिस इज ऑब्जर्वेशन 2 एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन 3। So amount of heat required delta Q is proportional to mass। किस फैक्टर पे यूज डिपेंड कर रहा है? ये मास पे डिपेंड कर रहा है ना, कि आप सब्सटेंस का मास कितना ले रहा है 1 और 2 ऑब्जर्वेशन से। जबकि आप 1 और 3 ऑब्जर्वेशन से अगर देखोगे तो नेचर ऑफ सब्सटेंस की भी बात आ रही है यहाँ पे। तो जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है, वो फर्स्ट और थर्ड वाला, इट इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड दैट इज लेटेंट हीट, इसको बोला जाता है लेटेंट हीट, एंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो ये दूसरा फैक्टर आ गया, और कोई फैक्टर नहीं, टेम्परेचर में तो चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए हमको उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट है ये मास पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? ये लेटेंट हीट, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है, दिस इज सम कांस्टेंट, उसको हम लेटेंट हीट बोल रहे हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो ये लेटेंट हीट है। दोनों को कंबाइन कर दें अपन, दोनों को कंबाइन कर दें तो फार्मूला विल बी रिड्यूस टू L इंटू M, या फिर डेल्टा Q इक्वल्स टू M इंटू L। ये फार्मूला आ गया यहाँ पे निकल के अमाउंट ऑफ हीट के रिक्वायरमेंट के लिए। तो M इंटू L लिख दो या L इंटू M लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड L है क्या यहाँ पे? इट इज डेल्टा Q अपॉन M, और इसकी यूनिट आएगी जूल पर केजी या फिर कैलोरी पर ग्राम, आप इसकी यूनिट बोल सकते हो। डायमेंशनल फार्मूला बहुत आसान है निकालने का। डायमेंशनल फार्मूला M1L2 T-2 डिवाइडेड बाय M1, एंड द डायमेंशनल फार्मूला इज M0L2 T-2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज, लेटेंट हीट का। ठीक है, ये लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। रिमेंबर, ये लेटेंट हीट किस पे डिपेंड नहीं करती? सब्सटेंस के मास पे डिपेंड नहीं करती। तो लेटेंट हीट आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन मास। हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होती है इसकी, ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री से 0 डिग्री में कन्वर्जन अगर आपको करना है तो लेटेंट हीट अलग लगेगी, और अगर आप प्रेशर चेंज कर दोगे तो जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो बदलता है, मतलब वहां पर के लिए भी लेटेंट हीट आपको अलग लगेगी। इसलिए मैं यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है इसकी, है ना। सो जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा T हम लिखते हैं, तो वैसे ये भी कांस्टेंट हो गया है यहाँ पे। इसको हम क्या बोल रहे हैं? लेटेंट हीट हम बोल रहे हैं। लेटेंट वर्ड का मतलब होता है छुपा हुआ होना, हिडन। ठीक है, छुपा हुआ होना या हिडन इसका मतलब होता है। लेटेंट हीट का मतलब छुपा हुआ क्यों बोल रहे हैं? लेटेंट एक ग्रीक वर्ड है, छुपा हुआ क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? छुपा हुआ या हिडन वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है,
और टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, तो हमें क्या लग रहा है कि यार ये इसमें हीट कहीं जा तो रही है लेकिन पता नहीं चल रही, इसलिए हम उसको लेटेंट वर्ड यूज किया गया है, ठीक है ना। टेम्परेचर में चेंज होता तो हमको पता चलता है कि हाँ हीट जा रही है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हीट उससे बाहर निकल रही है। टेम्परेचर चेंज होता तो वो विजिबल चेंज है एक प्रकार से, बट यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं है, इसलिए ये हेलो बोलो, हेलो कुछ बोल रहे? हाँ, टेम्परेचर में चेंज नहीं है, इसलिए हमें हीट का जो एक्सचेंज है वो समझ में नहीं आ रहा है। टेम्परेचर में चेंज होता है तो वो डायरेक्टली विजुअलाइज होता है, बट यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, इसलिए हीट जो दे रहे हैं या ले रहे हैं इसमें वो हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होती, इसलिए जो कांस्टेंट हमने बोला यहाँ पे L, दैट इज लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट देखो, सॉलिड से लिक्विड फेज के लिए अलग यूज करते हैं और लिक्विड से गैसियस फेज के लिए अलग यूज करते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड फेज में जाने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वर्ड यूज किया जाता है, और लिक्विड से गैसियस फेज में जब जाते हैं तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वर्ड यूज करते हैं। तो जो L कांस्टेंट है यहाँ पे लेटेंट हीट का, ये दो तरह से यूज किया जाता है। एक होता है लेटेंट हीट LF और एक हो गया LV। दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे? दिस इज फॉर फ्यूजन, फ्यूजन के लिए LF, और एक हो गया वेपोराइजेशन के लिए, वेपोराइजेशन के लिए इट इज LV। मतलब सॉलिड से लिक्विड फेज में जब जाएंगे तो LF यूज करेंगे, और लिक्विड से वेपर फेज में जब हम जाएंगे तो क्या यूज करेंगे? LV यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये सॉलिड से जब आप लिक्विड फेज में जा रहे हो तो आप LF यूज करोगे, और जब लिक्विड फेज से आप गैसियस फेज में जब आप जा रहे हो तो आप LV यूज करोगे, ठीक है ना। तो लेटेंट हीट दो टाइप से हम यूज करते हैं, एक हो गया फ्यूजन के लिए, एक हो गया वेपोराइजेशन के लिए। तो सॉलिड से लिक्विड फेज के लिए आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जैसे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे मान लो वाटर रहता है और आप उसको कन्वर्ट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में, तो उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो ये दो टाइप से हम बोलते हैं यहाँ पे, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एंड जो लेटेंट हीट है ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे ये डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है? किस पे डिपेंड नहीं करता? अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना। तो 1 ग्राम आइस के लिए भी उतनी लेटेंट हीट है और 10 ग्राम आइस के लिए भी उतनी है ना, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है या वाटर है, कितना भी अमाउंट हो उसके लिए लेटेंट हीट एक जैसी होती, जैसे हमने स्पेसिफिक हीट के लिए किए बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर के लिए भी है ना। तो इसको ध्यान में रखोगे एंड यहाँ लिख दूं मैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस विल बी 80 कैलोरी per gram, and latent heat of vaporization of water, मतलब वाटर के लिए latent heat of vaporization is 540 कैलोरी पर ग्राम। ये याद रखना है ना। नहीं भी याद रहेगा चलेगा, बट याद रख सको तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है इट्स ओके, बट याद रखो अच्छी बात है ना। वाटर के लिए याद रखना, हमें वाटर की डेंसिटी याद रखना है, वाटर की स्पेसिफिक हीट याद रखना है, वाटर के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वो आपको याद रखना है ना। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं वाटर के लिए, तो याद रखनी चाहिए हमको, इसलिए रखना चाहिए क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमनली यूज है। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में नहीं दिया वाटर के लिए तो आप ये नहीं बोलोगे कि क्वेश्चन में डेटा गिवन नहीं है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये डेटा वाटर के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। देखो एसआई सिस्टम पे भी आप लिख सकते हैं जूल पर केजी में, बट वो याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये कैलोरी पर ग्राम में याद रखना थोड़ा आसान है। जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट,
1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 0 से लेके 100 तक थोड़ी बहुत बदलती है, बट हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं ना। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, तो याद रखना है इनको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। So latent heat of vaporization 540 है ना कैलोरी। हाँ, 540 कैलोरी पर ग्राम। एक मिनट, अच्छे से लिख दे रहा हूँ नीचे, वहां बराबर विजिबल नहीं होगा शायद, है ना। इट इज 540 कैलोरी पर ग्राम। सर स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट को स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी भी लिख सकते हैं ना? क्या बेटा? सर ये नीचे की जो फॉर्मूले है उससे लेटेंट हीट इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी भी हो सकता है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कभी भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि स्टेट बदल रही, दो अलग अलग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं आप। मैथमेटिकली ठीक है, आप मैथमेटिकली मत सोचो इसको यहाँ पे, ठीक है। हेलो, ओके सर। मैथमेटिकली नहीं सोचना है यहाँ पे, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है ना, अलग अलग चीजें हो रही ना। एक में लिक्विड फेस ट्रांजिशन नहीं, यहाँ पे फेस ट्रांजिशन हो रहा है, फेस बदल रही है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक, समझ गए अभी? हेलो सर। ओके, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? ये बोला जाता है ना कि बर्फ की सिकाई ज्यादा इफेक्टिव होती है, बोला जाता है कि नहीं, और स्टीम की सिकाई भी ज्यादा इफेक्टिव होती है। सुना कि नहीं सुना? हेलो, हाँ? और 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से जलना और 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम से जलना, किसमें ज्यादा डेंजर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में जलना और 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में जलना, ज्यादा डेंजर किसमें? सेम अमाउंट की स्टीम है, 1 ग्राम स्टीम और 1 ग्राम वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है 1 ग्राम, आपकी बॉडी पे पड़ गया, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस का 1 ग्राम स्टीम आपकी बॉडी पे पड़ रही है, तो किसमें ज्यादा डेंजर होगा, किसमें ज्यादा जलेगा? हाँ? क्यों? हाँ? स्किन में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं ना, उसके अंदर जब स्टीम जाती है तो वो बहुत मतलब जलन देती नहीं, आप ये आंसर यहीं छुपा हुआ है ना बेटा। चलो देखते हैं, अभी अपन कैलकुलेशन देखते सीधा सीधा, एंड देन आप लोग समझ पाओगे, है ना। मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, एक छोटा सा कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ओके। अब दिस इज पेज नंबर 3, है ना, ये पेज नंबर 3 है। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले क्या लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस लिया है। ये कितने ग्राम ले लिया मैंने? 5 ग्राम आइस लिया है, ठीक है ना। और इसको पहले कन्वर्ट कर रहे हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक ऑब्जर्वेशन, सीधा सीधा 5 ग्राम आपने क्या लिया है? आइस लिया है, और उसको पहले 0 डिग्री सेल्सियस से आप 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी, एंड ये कितनी हीट लगेगी? इट इज फार्मूला Q1 is equals to m into LF, mass is 5 gram and latent heat of vaporization of ice is 80 calorie per gram, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, इट इज नियरली 400 कैलोरी, ठीक है। और अगर मान लो अब ये 0 डिग्री सेल्सियस के 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर के टेम्परेचर को आप बदल रहे हो, है ना, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर आप यहां से इसको और कन्वर्ट कर रहे हो, इसको और बदल रहे हो, तो 0 डिग्री सेल्सियस से चलो मैं 10 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक आता हूँ,
कितनी हीट लगेगी। तो यहाँ जो हीट लगेगी, अभी कौन सा फार्मूला यूज करोगे, डेल्टा Q2 विल बी m into SW into delta T. Mass is 5 gram, 1 calorie per gram per degree Celsius, and change in temperature 0 से 10 मतलब it is 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैंसिल आउट होके कितना बचेगा, ये इट इज 50 कैलोरी, है ना। 50 कैलोरी लग रहा है ये। देखो 0 डिग्री का आइस, 5 ग्राम आइस है, 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट हुआ, कितनी हीट लगी, 400 कैलोरी हीट लगी। जबकि 0 डिग्री के वाटर से 10 डिग्री तक आपको विजुअल चेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर में कितनी हीट की जरूरत है, यहाँ पे 50 कैलोरी हीट की जरूरत है। तो जब बॉडी पे आप लगाओगे, जैसे कहीं पे स्प्रेन आ गया, मोच आ गई, आपको चोट लग गई कहीं पे, तो जब आप वहां पे बर्फ लगाओगे तो वो ज्यादा हीट आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब करेगा वहां से, ठीक है, 0 से 0 में कन्वर्जन के लिए। जबकि 0 डिग्री का पानी लेते तो उसका टेम्परेचर बढ़ता, टेम्परेचर बढ़ के पहले ये आएगा, तो सिर्फ देखो यहाँ पे 50 कैलोरी की हीट ये रिमूव कर पा रहा है। तो पहले बर्फ क्या करता है, 0 डिग्री में कन्वर्ट होता है, तो बहुत लार्ज अमाउंट में ये हीट निकाल लेता है। उसके बाद ये पानी फिर टेम्परेचर बढ़ता है तो उतना हीट नहीं निकाल पा रहा है जितना हीट कौन निकाल लेता है, बर्फ निकाल देता है ना। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो बर्फ की सिकाई होती है वो ज्यादा इफेक्टिव है। एंड जब स्टिफनेस वगैरह आ जाती है ठंड के दिनों में, ठीक है, तो उसमें स्टीम की सिकाई ज्यादा इफेक्टिव होती है ना, क्योंकि वहां पे आप गर्म करते चीजों को, आप ठीक है हीट देते हो बॉडी से। यहाँ पे आप निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो जैसे मोच आ गई, आपको चोट लग गई, आप कहीं गिर गए हो, तो आप बर्फ की सिकाई करो। लेकिन जैसे ठंड के दिनों में अकड़न वगैरह आ जाती है, कुछ ऐसा होता है ना, स्टिफनेस हो जाती है कहीं पे बॉडी सोने पे, तो फिर आप स्टीम का यूज करते हैं। तो स्टीम का यूज में अगर आप देखोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1 ग्राम मैंने स्टीम लिया है ना, यहाँ पे सपोज अगेन इट इज 5 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस पे ये अपन ने स्टीम लिए, और अभी ये स्टीम अगर मान लो लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो रही है, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रही, तो कितनी हीट ये बाहर निकालेगी यहाँ से। स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रही तो हीट बाहर निकलेगी। एंड अगेन द फार्मूला इज m into LV, इट इज 5 ग्राम into 540 कैलोरी पर ग्राम, ये कैंसिल आउट हो गया, 2700 कैलोरी हीट है ना। और अगर मान लो ये वाटर से अब आप 90 डिग्री सेल्सियस तक के वाटर में आते हो, एंड चलो 90 की जगह पे मैं 20 डिग्री सेल्सियस तक के वाटर में इसको निकाल के लाता हूँ, यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं अपन, तो ये कितनी हीट दे देगा, दिस इज Q1, फार्मूला लगेगा ms डेल्टा T, इट इज 5 into 1, और डेल्टा T हो जाएगा 20 माइनस आपका 100, एंड दिस इज माइनस 400 कैलोरी, माइनस 400 कैलोरी। देखो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 20 डिग्री तक आने में कितनी हीट रिलीज कर रहा है बॉडी पे, कितनी हीट रिलीज कर रहा है, सिर्फ 400 कैलोरी हीट ये रिलीज कर रहा है, ठीक है, आप 400 कैलोरी दे रहा है। जबकि 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के फेज कन्वर्जन में 5 ग्राम लिए अपन ने, कितनी हीट दे रहा है, ये बहुत ज्यादा दे रहा है, बहुत ज्यादा हीट दे रहा है कि नहीं दे रहा बॉडी को। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं। यस सर। 2700 कैलोरी, और ये विजुअल चेंज जो हो रहा है आपको 100 से 20 तक के लिए, ये कितना कम है, यहाँ पे 100 से 20 तक आने में जो विजुअल चेंज हो रहा है वो बहुत कम है, और जो विजुअल चेंज नहीं हो रहा है वो कितना ज्यादा है। इसलिए बोला भी जाता है, एक और टर्म बोला जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस का पानी अगर तुम्हारे हाथ पे गिर गया 1 ग्राम, और 1 ग्राम आपके बॉडी पे स्टीम पड़ गई 100 डिग्री सेल्सियस की, किसमें ज्यादा जलोगे, किसमें ज्यादा जलन होगी, वो स्टीम में होगी। क्यों? क्योंकि जब स्टीम आपके हाथ में पड़ेगी तो पहले स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगी, तो हमारी बॉडी पे ये अगर हम 1 ग्राम ले लें तो 540 आएगा, है ना, तो 540 कैलोरी हीट यहाँ पे दे देगी, ठीक है। और जबकि वाटर गिरेगा, वाटर 100 से चलो 99 होगा, 98 होगा, फिर कम होते होते रूम टेम्परेचर तक भी आ रहा है, तो भी वो उतना हीट नहीं देगा। मान लो 1 ग्राम भी लिए तो 80 कैलोरी ही देगा, तो बहुत लार्ज अमाउंट ये हीट फेस ट्रांजिशन में बहुत लार्ज अमाउंट में हीट ये
देता है। इसलिए एक और टर्म बोला जाता है कि भाप से जलना या स्टीम से जलना ज्यादा डेंजरस होता है उतने ही टेम्परेचर में जितने पे वाटर है। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? बोलो जल्दी से। कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन अब यहाँ पे। हाँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस। तो जैसे स्टीम से जलना ज्यादा डेंजरस क्यों होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन बहुत हाई है, इसलिए ज्यादा डेंजरस होता है। मतलब एक वर्ड में जो आंसर है वो लेटेंट हीट है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक वर्ड का आंसर। बाकी क्यों है वो मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे आपको बताया। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे जिसपे now this is page number 4। क्वेश्चन ये है, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट required for 5 gram of ice at -10 degrees Celsius to convert it into steam of 100 डिग्री सेल्सियस। 5 ग्राम आइस है, -10 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको कन्वर्ट करना 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में, कितना हीट लगेगी, है ना, कितने अमाउंट की हीट लगेगी, ये कैलकुलेशन। अब इसमें डेटा गिवन चाहिए आपको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी per gram per degree Celsius. Latent heat of fusion of ice 80 calorie per gram and latent heat of vaporization of water it is 540 calorie per gram। तो ये डेटा गिवन है इसमें, और हो सकता है गिवन ना भी हो क्वेश्चन पे, मैंने यहाँ पे और लिख दिया है ना, ये डेटा यहाँ पे गिवन है। तो कितनी हीट की जरूरत है इस कन्वर्जन के लिए? तो क्या डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा कि आपको स्टेप में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्या डायरेक्ट हो जाएगा ये? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका सॉल्यूशन अगर अपन देखें, यहाँ पे कन्वर्जन कैसे हो रहा है, तो कन्वर्जन इसका इस तरह से आएगा। पहले तो आइस है ये, है ना, नाउ दिस इज द आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। फिर ये आइस किसमें कन्वर्ट होगा? यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में पूरा कन्वर्ट होगा, है ना। दिस इज 5 ग्राम आइस है, और फिर ये किसमें कन्वर्ट होगा? यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस के, और इसके बाद फिर ये किसमें कन्वर्ट होगा? यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, और फिर इसके बाद जो कन्वर्जन होगा इससे क्या बनेगी? अब यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनेगी, है ना। तो कन्वर्जन स्टेप में होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपके पास एक ही फार्मूले से पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। स्टेप में कन्वर्जन होगा, ठीक है। स्टेप में कन्वर्जन समझ गए? आपको स्टेप वाइज यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन का, ठीक। स्टेप वाइज फार्मूला मतलब यहाँ से यहाँ पर आने के लिए अलग हीट लगेगी डेल्टा Q1, यहां से यहां पर के लिए आपको अलग हीट लगेगी, इट इज डेल्टा Q2, है ना। यहां से यहां पर के लिए आपको अलग अमाउंट की हीट लगेगी, इट इज डेल्टा Q3, और यहां से यहां पर के लिए अलग अमाउंट की हीट लगेगी, डेल्टा Q4, ठीक है। तो ये 4 स्टेप में आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास
फार्मूला क्या क्या है हीट के लिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड के लिए आपके पास यहाँ पे दो फार्मूले हैं, ठीक है। कौन कौन से फार्मूले हैं आपके पास में अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड के लिए? एक तो है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस इंटू डेल्टा टी एंड डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एल। ये दो फार्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे, समझ गए कि नहीं? एक एम एस डेल्टा टी मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, और दूसरा आपको क्या यूज करना, मास इंटू लेटेंट हीट। तो डेल्टा Q1 में कौन सा लगेगा यहाँ पे बताओ? ये एम एस डेल्टा टी वाला, हाँ फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला, हाँ। डेल्टा Q2 में स्टेट कन्वर्जन हो रहा है, आइस से वाटर में जा रहा है, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, तो आपको ये सेकंड वाला लगेगा। फिर यहाँ पे डेल्टा Q3 में कौन सा लगेगा, वापस से एम एस डेल्टा टी लगेगा, और डेल्टा Q4 में, ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो जो फार्मूला यूज होगा यहाँ पे आएगा एम एस डेल्टा टी, यहाँ पे एम इंटू एल, यहाँ पे फिर से एम एस डेल्टा टी, और ये एम इंटू एल, ये आएगा एल एफ, और ये रहेगा एल वी। यहाँ पर भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस लेना है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लेना है, ठीक है। तो मैं चलो 1 by 1 कैलकुलेट करता हूँ। नाउ डेल्टा Q1 इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी, और वैल्यू पुट कर दें अगर अपन, तो इट इज 5 ग्राम 0.5 ग्राम पर कैलोरी पर ग्राम, सॉरी इट इज कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर में चेंज फाइनल इज 0 माइनस ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये सॉल्व करने पे बचेगा 5 और ये हो जाएगा 10, इट इज 25 कैलोरी। फिर ऐसे ही आप डेल्टा Q2 निकाल लो, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज 5 ग्राम एंड 80 कैलोरी पर ग्राम, इट कम्स आउट टू बी 400 कैलोरी। फिर डेल्टा Q3 निकाल लो, इट इज एम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इट इज 5 ग्राम 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू 100 माइनस 0, तो इट कम्स आउट टू बी 500 कैलोरी। एंड डेल्टा Q4 अब आप कैलकुलेट कर लो, m इंटू एल वी, इट इज 5 ग्राम इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी 2700 कैलोरी। सो टोटल अमाउंट ऑफ हीट के लिए क्या करोगे आप यहाँ पे, सो देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ हीट will be given by delta Q1 plus delta Q2 plus delta Q3 plus delta Q4, सबको ऐड कर दो, तो it is 25 plus 400 plus 500 and then plus 2700, ये सभी कैलोरी में है, तो ये हो जाएगा आपका 3625 कैलोरी। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। तो कैलकुलेशन समझ गए आपको कैसे करना है यहाँ पे कैलकुलेशन? हेलो, कैलकुलेशन समझ गए कैसे करना है? जी सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर। अब ग्राफ देखते हैं अपन यहाँ पे, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे अपन है। तो इसमें -10 से 0 डिग्री तक के आइस में लाने के लिए आपको 25 कैलोरी हीट चाहिए। फिर यहाँ पे चाहिए आपको 400 कैलोरी, यहाँ पे चाहिए आपको 500 कैलोरी, और यहाँ पे चाहिए आपको 2700 कैलोरी, ठीक है ना। तो मैं अब ग्राफ प्लॉट करता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस हीट का, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा,
देखो ये ग्राफ कैसा बन रहा है यहाँ पे, it is delta Q1, it is delta Q2, it is delta Q3 and it is delta Q4। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इधर पे ले लिए अपन ने टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे है 100 डिग्री, ये -10 है ना। इधर पे ले ले रहा है डेल्टा क्यू इन कैलोरी या फिर इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो ये जो ग्राफ है ये अमाउंट ऑफ हीट और या फिर टाइम के लिए भी बन सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही के लिए बनेगा, ये ग्राफ आपका ऐसा भी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो कैलकुलेशन आ रहा है देखो यहाँ पे, पहले -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, तो आइस से 0 डिग्री सेल्सियस के आइस तक में आए अपन, है ना। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी ये कितनी रहेगी, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी इट इज डेल्टा Q1। इसके बाद में फेज ट्रांजिशन हो रहा है ये इस तरह से, और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट लग रही है इट इज डेल्टा Q2 या T2 टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक के कन्वर्जन में। इसके बाद इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है एंड टेम्परेचर चेंज होके कहाँ तक आ रहा है ये इस तरह से आ रहा है ना। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी इट इज डेल्टा Q3 एंड इसके बाद फिर से स्टेट बदल रही है, यहाँ पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ये जो हीट लग रही है यहाँ पे इट इज डेल्टा Q4 और फिर इसके बाद फिर से और स्टेट बदलेगी एंड देन ये ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ग्राफ ये इस तरह से बन रहा है यहाँ पे, ये मान लो A B C D E F में अगर इस तरह से इसका नंबरिंग कर दूं, यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और फिर इधर चला जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो फेज है इसकी, ये कौन सी फेज है यहाँ पे, इट इज सॉलिड फेज, मतलब आइस है ना। और ये वाली जो फेज है यहाँ पे, ये कौन सी फेज है, ये B से C वाली जो फेज है यहाँ पे इट इज सॉलिड एंड लिक्विड फेज है, मतलब आइस एंड वाटर फेज यहाँ पे को एग्जिस्ट करेंगे। C से D वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये कौन सी फेज है, इट इज वाटर, और ये वाली जो फेज है ये है आपकी वाटर एंड प्लस स्टीम वाली जो फेज आ गई, और यहाँ पे कौन सी फेज अचीव हो जाएगी, इसकी स्टीम यहाँ पे बन जाएगी, फिर ये पूरा फिर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये फेज ट्रांजिशन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से है। तो ये टेम्परेचर वर्सेस मैंने यहाँ पे टाइम के लिए भी बना सकते हो और हीट के लिए भी बना सकते हो। अब एक और बात यहाँ पे, अगर हम इस ग्राफ की स्लोप देखें, यहाँ पे ये थीटा है ना, तो इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी tan थीटा is perpendicular upon base, so perpendicular is delta t and base is delta q, so it is delta t divided by delta q, मतलब m s delta t, ये टर्म आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा will be given by 1 upon क्या आ जाएगा, ये 1 upon mass into specific heat capacity, ठीक है। तो यहां पर की जो स्लोप आएगी, यहां पर की स्लोप से मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड फेस आएगा। और एक और स्लोप दिख रही है आपको कौन से वाले पार्ट पे, एक और स्लोप आपको दिख रही है AB वाले पार्ट पे। तो दो जगह पे स्लोप है यहाँ पे इस ग्राफ में, ठीक है, दो जगह पे स्लोप है, एक स्लोप यहाँ पर भी है। तो tan थीटा फॉर CD पार्ट, ये CD पार्ट के लिए 1 अपॉन मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड आएगा L, लिक्विड फेज के लिए, और
tan थीटा ऑफ ए बी पार्ट के लिए अगर देखोगे 1/मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड फेज, और मास इनटू स्पेसिफिक हीट को आप डायरेक्ट हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हो। तो जो स्लोप है इट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ हीट कैपेसिटी, या फिर 1/मास इनटू हीट कैपेसिटी के बराबर होती है इसकी स्लोप। सो रिमेंबर दिस। तो ये जो ग्राफ है ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम के लिए भी हो सकता है, टेम्परेचर वर्सेस हीट के लिए भी हो सकता है। अगर यहाँ पर की हीट आपको पता है तो आप इसको डायरेक्ट किससे इक्वेट कर सकते हो, m इंटू एल से, और ये वाली हीट को आप ms इंटू डेल्टा टी से इक्वेट करके बाकी के कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये ग्राफ यहाँ पे बना है, समझ गए? ये मैंने इस क्वेश्चन के लिए बनाया है, बट फेज कन्वर्जन में सभी ग्राफ आपको इसी तरह के दिखेंगे, ठीक है? सभी ग्राफ इसी तरह के दिखेंगे। हाँ, जरूरी नहीं कि -10 से चालू होंगे, कहीं और से भी चालू हो सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? बट ग्राफ के नेचर ऐसे ही आएंगे, समझ गए ये? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। तो जब रिटर्न आओगे तब भी उतनी हीट आएगी, ठीक है? उतनी निकलेगी, मतलब अभी देना पड़ रहा है हीट, यहाँ पे उतनी हीट निकलते जाएगी जहां जहां पे जितना है, ठीक है? समझ गए? उसको पलट भी सकते हो पूरी प्रोसेस को आप। क्लियर हो गया अभी? यस। ओके, आज के लिए इतना ही है ना?